फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द प्रेप बडी। तो आज के वीडियो में मेरा नाम है कृतिका मित्तल। फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ कृतिका मित्तल एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस एजुकेशन इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर माई BTech in ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड ESE जिसमें मेरा रिस्पेक्टेबल रैंक रहा। उसके बाद आई वर्कड इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। आई वर्कड विद ऑफलाइन कोचिंग फॉर IIT JEE and NEET. After that, I have worked with Digimento, which is a YouTube channel for UGC NET, जो CSE के लिए है mainly. Then I had my journey with Made Easy, an academy and so on. तो आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी गेट 2021 आने वाला है, फरवरी में एग्ज़ाम है। देयर आर हार्डली 3 months लेफ्ट, लेकिन अभी भी जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा हमने प्लान क्रिएट किया है। अगर आप लोग चाहें, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, वो विल है, तो आप अभी भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी जस्ट गोइंग टू सी हाउ दैट इज पॉसिबल, करेक्ट। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं गेट के बारे में, राइट। गेट एग्जाम क्या है, क्या होता है इसमें, ये सब देखते हैं। वी जस्ट गोइंग टू सी अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू गेट। तो इसमें अभी तक गेट 2020 तक ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यानी कि जो 4th ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, वही एलिजिबल थे। गेट 2021 से देव ऑल्सो अलाउड 3rd ईयर स्टूडेंट्स, राइट। सो नाउ 3rd ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। जो भी 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंटर 7 है, 8 है, उससे अबव है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मिनिमम मार्क्स कितने भी हैं, आप गेट 2021 में अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। कोई एज लिमिट नहीं है, राइट। सो वट एवर एज आपकी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो आप गेट देने के बाद अगर किसी PSU के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो PSUs में एज लिमिट होती है 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, दैट यू हैव टू चेक, राइट। अकॉर्डिंगली यू विल अप्लाई। पर गेट एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप 1 अटेम्प्ट दीजिए, 10 दीजिए, 20 दीजिए, इट्स अप टू यू, विच इज वाई मेनी एजुकेटर्स आर कीप अपीयरिंग इन गेट, राइट। सो देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट, राइट। अगर आपका BTech में कोई बैकलॉग है भी, मल्टीपल बैकलॉग्स भी हैं, तो भी आप गेट के लिए एलिजिबल है। और जो आपका गेट स्कोर होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो बेसिकली जो IITs है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो 3 इयर्स तक आपको आपके गेट स्कोर पे MTech में एडमिशन दे देंगे, आप एलिजिबल रहेंगे, राइट। अभी की चेंजेस क्या है, गेट 2021 में नए क्या चेंजेस आए हैं? 3 मेन चेंजेस हैं जो हर किसी के लिए रेलिवेंट है। पहला तो ये कि अभी तक जो एग्जाम होता था उसमें ओनली MCQ और NAT 2 टाइप के क्वेश्चंस होते थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और MCQ। MCQ में आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होता था, दैट्स इट। NAT में आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन देने होते थे। MSQ एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली 2000 से पहले 2002 2003 से पहले MSQ होता था गेट में। MSQ क्या है? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, विच मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। JEE में, AIEEE में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, वहाँ पे ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ये गेट में भी होते थे बिफोर 2002 2003। आफ्टर दैट वो क्वेश्चंस हटा दिए गए थे। अब वो गेट 2021 से फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो जब तक आपका कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको एब्सोल्युटली पता नहीं होगा क्वेश्चन का, इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ABCD, राइट, और इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, सपोज इसमें A, B और C आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। ABC 3 करेक्ट ऑप्शंस है, आपने कोई एक ऑप्शन करेक्ट दिया तो आपको 1/3 मार्क्स अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑल्दो नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, नो पार्शियल मार्किंग एज वेल, राइट। अगर आप तीनों ऑप्शन करेक्ट या दोनों ऑप्शन करेक्ट देंगे तभी आपको मार्क्स अलॉट होंगे, उसके अलावा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, करेक्ट। दूसरा मेजर चेंज ये अलाउ किया है कि अब इसमें 1 या 2 पेपर अलाउ कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। एक पेपर पहले अलाउ था, इस बार आप अप टू 2
पेपर्स, अप टू 2 गेट पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। लाइक ईसी वाले जो है, ईसी वाले जो है वो प्राइमरी सब्जेक्ट अपना ईसी रख के दूसरा पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिजिक्स चूज कर सकते हैं। सी इंस्ट्रूमेंटेशन और ईसी का सिलेबस में काफ़ी सिमिलैरिटी है। आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ईसी के साथ ही क्लासेस अटेंड करते हैं, सब सब्जेक्ट सेम है। एक इंस्ट्रूमेंटेशन और ऐसे एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप ईसी में अच्छा रैंक नहीं भी कर पाते हैं, मे बी इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। करेक्ट, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दूसरा मेजर चेंज है। तीसरा मेजर चेंज ये है कि इस साल से इन्होंने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी, एलिजिबल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने के लिए अलाउ किया है। अभी तक केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। इस साल से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप थर्ड ईयर में गेट दे देते हैं, आपको एग्जाम का काफ़ी आइडिया लग जाता है, मे बी आप अच्छा स्कोर भी कर लें। अगले साल आप इम्प्रूवमेंट के लिए फिर दे सकते हैं गेट फाइनल ईयर में, फिर जो भी आपका बेस्ट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गेट स्कोर 3 इयर्स तक वैलिड है, राइट। तो एमटेक अगर आपका एम है तो आपके पास चांसेस बढ़ गए, करेक्ट। आप कॉलेज के एकदम बाद एमटेक में एनरोल हो सकते हैं, राइट। दीज आर द 3 मेजर चेंजेस। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जाम स्कीम। कैसे एग्जाम होता है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एक ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप यूज़ करते हैं, जो एक फिजिकल कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं, वो इसमें अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। यू हैव टू मेक वे विद वर्चुअल कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है जिसकी प्रैक्टिस होना बहुत नेसेसरी है, विच इज़ वाई आई एडवाइज आप लोग कोई ना कोई अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर की अब एप्स भी अवेलेबल हैं, आप अपने मोबाइल में चेक करेंगे, प्ले स्टोर पे आपको ऐप्स मिल जाएगी। आई सजेस्ट जितना भी आप टाइम प्रिपेयर करें, जितना भी आपका प्रिपरेशन टाइम है गेट का, आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करें, राइट। डू नॉट यूज फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर, करेक्ट। सो दिस इज अ 3 hours एग्जाम। 2 सेक्शंस है इसमें, एक जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और एक आपका टेक्निकल सेक्शन होता है, लेकिन इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, करेक्ट। आप जनरल एप्टीट्यूड में 0 मार्क्स स्कोर करके भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, नॉट प्रैक्टिकली, लेकिन मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप किसी भी सेक्शन में कितना भी अच्छा कितना भी खराब कर सकते हैं, उससे आपके रैंक पे, आपके क्वालिफिकेशन पे, क्वालिफाई करने पे गेट पे डिफरेंस नहीं आएगा, करेक्ट। 3 टाइप के क्वेश्चन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी, करेक्ट। 10 क्वेश्चंस जीए के रहते हैं, 10 क्वेश्चंस आर जनरल एप्टीट्यूड, दिस इज एप्टीट्यूड सेक्शन। ये 15 मार्क्स का रहेगा आपका, 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, और 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। सब्जेक्ट एज एन ईसी, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका कोर है उसके रहेंगे। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहेंगे और इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट। इसमें आपका ये जो सेक्शन होता है ये 85 मार्क्स का है, दिस इज फॉर 85 मार्क्स, करेक्ट। और जो आपका एप्टीट्यूड है उसमें 10 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, तो ये 15 मार्क्स का है, राइट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इंजीनियरिंग मैथ्स के 13 मार्क्स हैं, एप्टीट्यूड के 15, और आपके सब्जेक्ट के यानी अपने टेक्निकल के ईसी के 72 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, राइट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, अभी हम लोग अगर 3 मंथ में हमारा एम है गेट को क्लियर करना, क्लियर करने का मतलब क्या है आपके लिए, ठीक है। आपका एम एक रैंक लाना है या खाली क्वालिफाई करना है? व्हाट इज योर टारगेट? इज योर टारगेट गेटिंग इनटू अ पीएसयू? इज योर टारगेट गेटिंग इनटू अ एमटेक? इज योर टारगेट ओनली क्वालिफाइंग गेट? क्वालिफाइंग गेट की आपको, मुझे बस गेट क्वालिफाई करना है, आपको मे बी किसी और एग्जाम के लिए गेट क्वालिफिकेशन की जरूरत हो, व्हाट इज योर टारगेट, राइट। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उससे आप ये डिसाइड करेंगे कि हम कितने मार्क्स के लिए एम कर रहे हैं। हम अबव 80 एम कर रहे हैं, हम 20 एम कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, राइट। उसके हिसाब से हम करेंगे अपना स्ट्रैटेजाइज, करेक्ट। अभी आप कहाँ पर है? वेयर डू यू स्टैंड एज ऑफ नाउ? हाउ मच हैव यू स्टडीड? क्या आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हैं? क्या आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हैं? क्या हम अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं? हम पहले सिलेबस एनालाइज करेंगे। वेयर डू वी स्टैंड?
राइट, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, ठीक है, इनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। आर देयर एनी सब्जेक्ट्स यू आर ऑलरेडी गुड एट? क्या पता हमने गेट के लिए कोई प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं की, पर जब हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, तो एक दो सब्जेक्ट्स थे जो हमें अच्छे से आते थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, कंट्रोल सिस्टम था, जो हमें तब अच्छे से समझ आया था। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब हम गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक दो सब्जेक्ट हम मान सकते हैं कि तैयार हैं, ठीक है। इसके अलावा आर यू गुड इन इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड? अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से हैं, आपने जेई से पहले किसी 12th तक किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तैयारी की है, आप ऑलरेडी जेई के लिए पढ़ा है, तो मैथ स्ट्रांग होगा, तो क्या हम ये श्योरिटी ले सकते हैं कि इंग्लिश एप्टीट्यूड हमारा डन है? अगर ये हमारा प्रिपेयर्ड है तो एटलीस्ट हम उन 15 मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये 15 मार्क्स तो हम स्कोर कर ही लेंगे, बाकी हम अब बाकी टेक्निकल का सोचेंगे, राइट। इन सब के आंसर्स अगर आपके पास हैं, यू विल अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। आप कौन से लेवल पे हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे का स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए, अगर हम एक नज़र मारें गेट टॉपर्स मार्क्स पे, लास्ट 10 ईयर्स में गेट के टॉपर्स के नंबर देखिए आप, ये हम देखेंगे ईसी का। यू कैन लुक एट अदर ब्रांचेस एज वेल, आई एम गोइंग टू पे अटेंशन एट ईसी ओनली। आप ईसी का देखें तो 2013 तक आप देखो कि ईसी में टॉपर्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते थे, अबव 90 रहता था, ठीक है। ये 2012 में बाय चांस कम है, 2012 से ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। इफ़ यू लुक एट डेटा आफ्टर 2012 तो आप देखोगे कि अभी नंबर ऑलमोस्ट 80 to 90 की रेंज में है, ठीक है। टॉपर्स के नंबर घट गए। हम टॉपर के नंबर क्यों देख रहे हैं? सम ऑफ यू माइट थिंक कि हमारा एम 3 महीने में टॉप करना नहीं है एग्जाम। पहली बात तो होना चाहिए, दूसरी बात ये, इससे हम ये आइडिया लगाना चाहते हैं कि हमें अपना एम कहाँ सेट करना है, करेक्ट। अगर ये टॉपर के नंबर है और हम एस्पायर कर रहे हैं पीएसयू के लिए, तो आप ये समझिए आपको मिनिमम अबव 75 नंबर लाने होंगे, करेक्ट। तभी यू कैन, इफ यू आर जनरल कैटेगरी, तो आप तभी सोच सकते हो 75 से ज़्यादा नंबर लाने पे ही आप सोच सकते हो दैट यू विल गेट इनटू अ पीएसयू। अगर हम एमटेक के लिए किसी आईआईटी में एम कर रहे हैं, तब भी हमें अबव 70 स्कोर करना होगा। ये आपको आइडिया यहाँ से लग रहा है। अब वो अबव 70 हम कैसे एम करेंगे, वो स्ट्रैटेजाइज हम करेंगे थ्रू सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स छोड़ दें, क्योंकि टाइम कम है, एम है अबव 70 का, तो हमें कैसे अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रैटेजाइज करना है, राइट। आप बाकी ब्रांचेस के भी देख सकते हैं टॉपर्स के नंबर। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ईसी हियर, करेक्ट। ये है कट ऑफ मार्क्स। अगर आप 2020 का कट ऑफ देखोगे, अगर आप यहाँ पर ईसी के लिए 2020 का कट ऑफ देखो, यहाँ पर देखो, तो कट ऑफ बहुत ही कम, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स रहते हैं। 28 मार्क्स कट ऑफ था। सिमिलरली अगर आप 2019 में भी देखो, 2019 में भी 27 मार्क्स कट ऑफ था हार्डली। तो अगर हमारा एम है केवल गेट को क्वालिफाई करना, वेरी इजी अटेनेबल एम है। 15 मार्क्स में से, एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स में से हम ऑलमोस्ट 10 आराम से टारगेट कर सकते हैं। बाकी 20 नंबर, हमें 25 नंबर हार्डली टेक्निकल में टारगेट करने हैं। हम केवल अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे, अच्छे से उनके PYQs लगाएंगे, उनके मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब भी हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पर अगर हमारा एम है अच्छी रैंक सिक्योर करना, अच्छी जॉब सिक्योर करना, किसी अच्छे एमटेक, IIT से एमटेक करना, उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे ज़्यादा? ये देखिए, ये है सिलेबस, ईसी का सिलेबस है। ये सब सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है। इनमें से हमें किसको प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए ये देखिए आप, ये लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम पूछा गया, अगर आप ये देखो, एक तो आप ये देखोगे इंजीनियरिंग मैथ्स 13 मार्क्स का एक कांस्टेंट इसमें से पूछा जाता है। 13 मार्क्स डेडिकेटेड है इंजीनियरिंग मैथ्स को स्पेसिफिकली। इंजीनियरिंग मैथ्स उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। ईसी वालों के लिए मैं
मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके काफ़ी टॉपिक सिग्नल सिस्टम से ओवरलैपिंग है। ठीक है, फोरियर सीरीज, फोरियर थ्योरम, लाप्लास, ये सब ईसी के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी है, कम्युनिकेशन से लैपिंग है। इसके 2-3 टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं, आई जस्ट राइट डाउन, जो बहुत ईजी हैं, जो बिल्कुल स्कोर करना आपके लिए चुटकी की बात है। एक है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स, इट ओवरलैप्स अ लॉट विद कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है हमारा लाप्लास फोरियर। ये 2 टॉपिक जो है हमारे, ये सिग्नल सिस्टम से ओवरलैपिंग है। अब ये टॉपिक हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमारे 2 सब्जेक्ट का काम हो रहा है यहाँ पे, 2 सब्जेक्ट में मेरे स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, करेक्ट। इनको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं आराम से प्रिपेयर। अब इसमें जो टफ टॉपिक्स हैं, ठीक है, सिम्पसन्स रूल है, ये सब इजी है, ये मैं कर लूँगी। जो टॉपिक्स मुझे इसमें टफ लगते हैं अभी के लिए मैं उन्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस का एक बार आप एनालिसिस और देखिए, इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर के टॉपिक्स का। कुछ टॉपिक है जो मुझे प्रिपेयर करने ही करने हैं, राइट, वो मैंने अलग कर लिए, उनको मैंने प्रिपेयर कर लिया, जिससे मैं उनसे श्योर शॉट मार्क्स मेरे पक्के हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे कम्युनिकेशन के 1-2 टॉपिक प्रिपेयर हो गए, इसी बहाने सिग्नल्स एंड सिस्टम के 1-2 टॉपिक प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, लेट अस लुक एट नेटवर्क्स नाउ। अब मैं नेटवर्क्स के बारे में अगर मैं नेटवर्क्स की वेटेज देखूं, तो आप यहाँ देखोगे कि हर ईयर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स नेटवर्क के हैं। अब इसमें हम क्यों इंटरेस्टेड है, हम क्यों करेंगे, क्योंकि नेटवर्क से 2-4 मार्क्स तो मोस्टली बेसिक्स से पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, और बाकी मार्क्स पूछे जाएंगे थ्योरम से। कुछ मार्क्स पूछे जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर आप थ्योरम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस है, नेटवर्क सिंथेसिस है, जो थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, उससे इतने ज़्यादा नंबर पूछे जाते भी नहीं हैं। तो मैं अभी के लिए स्टडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, नेटवर्क सिंथेसिस स्किप भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इसमें से ये ट्राई करना है कि 3 मार्क एटलीस्ट मैं स्कोर कर लूँ, तो मैं बेसिक्स और थ्योरम्स को प्रिपेयर कर लूँगी। एक स्ट्रैटेजी मैं ऐसी कोई भी नहीं बता सकती जो सबके लिए फिट हो, राइट, सबके लिए ईजी हो, क्योंकि किसी को नेटवर्क एनालिसिस ईजी लगता है, किसी को सिंथेसिस बहुत ईजी लगता है, किसी को बहुत टफ लगता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, so you can decide for yourself accordingly। मे बी मैं बोलूँगी कि कंट्रोल सिस्टम्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप पूरा प्रिपेयर कर लो, किसी के लिए कंट्रोल सिस्टम्स टफ होगा, तो वो कंट्रोल सिस्टम्स छोड़ के नेटवर्क्स का कोई एक टॉपिक अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकता है, राइट। लुक एट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का वेटेज भी जो है वो 6 to 8 मार्क्स है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें और किसी सब्जेक्ट में यूजफुल है। कम्युनिकेशन में यूजफुल है, सैम्पलिंग थ्योरम, पार्सिवल्स थ्योरम, करेक्ट। इंजीनियरिंग मैथ से बहुत सारा पार्ट ओवरलैपिंग है, लाप्लास है, फोरियर है। इसका जो पार्ट मुझे टफ लगता है, डिजिटल फिल्टर्स है, और मतलब और जो भी नया एडिशन हुआ था 1-2 साल पहले, अगर उसका आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, टफ लगता है, वो हम छोड़ सकते हैं। जो इसका बेसिक पार्ट है, जो हमें लगता है कि इजी है, लाप्लास बहुत इजी लगता है क्योंकि मैथ्स में पढ़ लेते हैं, फोरियर सीरीज, फोरियर थ्योरम, राइट, बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज़, ये सब थोड़ा इजी पार्ट है। सिस्टम्स जो है, कॉजल सिस्टम, एलटीआई सिस्टम, वो मैं एटलीस्ट प्रिपेयर कर लूँगी, उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। जो पार्ट मुझे थोड़ा टफ लग रहा है उसको मैं अभी स्किप कर दूँगी, राइट। मूविंग ऑन लुकिंग एट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर आप वेटेज देखोगे तो बहुत वेटेज है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वेटेज 12 to 14 मार्क्स है, विच इज़ अ क्वाइट हाई परसेंटेज, करेक्ट। तो इसको मैं ट्राई करूँगी कि स्कोर करूँ पूरी तरह से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, गो थ्रू द PYQs। आप इसके PYQs एक बार अच्छे से पढ़िए, इसके आप PYQs देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, राइट। इसमें थ्योरी का पार्ट काफ़ी है जो कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, प्रैक्टिस नहीं लगता, राइट। अगेन फॉर सम ऑफ यू थ्योरी माइट बी अ प्रॉब्लमैटिक एरिया, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, करेक्ट, और बहुत बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। काफ़ी पार्ट इसका एनालॉग सिग्नल सर्किट्स में ओवरलैपिंग है, वहाँ पर यूज़फुल होगा। तो आई वुड सजेस्ट आप इसके PYQs देखिए, और PYQs देख के इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला
है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट है वो एक शीट में नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए जो आप एंड तक जाते जाते भी एग्जाम से पहले देख सकते हैं। इसके फॉर्मूला लिखने से आपका काफ़ी काम हो जाएगा, यू विल रियलाइज इट इन द टेस्ट सीरीज। करेक्ट। नाउ लुकिंग एट एनालॉग सर्किट्स, अगेन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 10 to 12 मार्क्स का है, पर एनालॉग सर्किट्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसको अगर आप ढंग से प्रिपेयर करने जाएंगे तो एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा, जो हमारे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव टाइम टू स्पेयर। व्हाट आई विल डू, एनालॉग सर्किट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपैम्प। ओपैम्प से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आप ऐसा समझिए ओपैम्प से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा एनालॉग सर्किट्स का जो बेसिक पार्ट है, डायोड्स, रेक्टिफायर्स, बेसिक्स, वो मैं सीख लूँगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से काफ़ी रिलेटेड है, काफ़ी ओवरलैपिंग है, तो वो मैं कर लूँगी। मैं ओपैम्प पढ़ लूँगी। एनालॉग सर्किट्स के जो बाकी सर्किट्स हैं, जो बाकी मिरर, रेक्टिफायर, ये सब जो सर्किट्स हैं जिनमें मुझे दिक्कत आ सकती है, जिनके डिज़ाइन में मुझे दिक्कत आ सकती है, पीएनपी जंक्शन में नहीं छोड़ूंगी। पीएनपी जंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ टॉपिक्स में पक्का पढ़ लूँगी। कुछ टॉपिक्स है जो कन्वेंशनल के लिए ज़्यादा सूट होते हैं, जो एसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अभी छोड़ दूंगी, मैं नहीं करूँगी। राइट, मूविंग ऑन, डिजिटल सर्किट्स, वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग, 8 to 9 मार्क्स इसमें से पूछे जाएंगे। ये 8 to 9 मार्क्स अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप पूरे स्कोर कर सकते हैं। इसको हम पूरा टारगेट कर सकते हैं। इसमें 8 to 9 मार्क्स हैं। 8 to 9 मार्क्स में से 1-2 मार्क्स माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं, जो अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिप्लेस कर दिया है। उसमें इंस्ट्रक्शंस और ये वो बहुत ईजी पार्ट है। फिर भी अगर लगे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसकी वेटेज बहुत कम है, किसी साल पूछा ही नहीं जाता है, किसी साल 1-2 मार्क्स का, वो पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है उसको भी स्किप कर दीजिए। डिजिटल सर्किट्स का जो बाकी का पार्ट है, बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है पूरा का पूरा, वो उसके अलावा वो सब जो है उसको हम पक्का प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत स्कोरिंग है। सेम गोज फॉर कंट्रोल सिस्टम, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। राइट, कंट्रोल सिस्टम 10 to 12 मार्क्स, हाई स्कोर, कंप्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट है, हेवीली स्कोरिंग है। इसको मैं पूरा से तरीके से प्रिपेयर कर लूँगी। इसका जो पार्ट प्रॉब्लमैटिक होता है, जो प्लॉट बनाने का, वो कन्वेंशनल पेपर्स में प्रॉब्लमैटिक होता है, उसको गेट में प्रिपेयर करने में मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से कर लूँगी। करेक्ट। कम्युनिकेशंस में एनालॉग कम्युनिकेशन अगेन वेरी इजी, वेरी इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ केवल फॉर्मूले वगैरह है, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ आ जाएंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन में पीपल फेस प्रॉब्लम, उसमें एस्पिरेंट्स को जनरली दिक्कत होती है, फिर भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। एनालॉग कम्युनिकेशन को आप पूरा प्रिपेयर करिए। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खाली PYQs देखिए, आप PYQs देखिए, जो कंसेप्ट उसमें पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उनमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है एटलीस्ट उनको याद कर लीजिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है रैंडम वेरिएबल्स। वो आपका मैथ्स में भी है, ऑल्दो उतना डेप्थ में नहीं है, पर वो है वहाँ पे सिमिलरली। अगर आपको वो समझ आ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप उसको ज़रूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि वो मैथ्स और कम्युनिकेशन दोनों आपका सॉल्व कर देगा। करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। आई हैव सीन पीपल थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को लेके, ऑल्दो इसका स्कोर अच्छा खासा है, इससे काफ़ी मार्क्स पूछे जाते हैं। अभी इसमें एंटीना वगैरह ऐड कर दिया है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत लगती है, नाउ इज़ नॉट द टाइम कि हम इसको समझें, हम इसको पढ़ने की कोशिश करें। आप इसमें सिंपल ये करिए, आप इसकी इक्वेशंस जरूर देख लीजिए। मैक्सवेल इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। बेसिक्स प्रिपेयर करिए, इक्वेशंस प्रिपेयर करिए, टाइम एंड स्पेस बोथ। ठीक है, अच्छे से इसके PYQs देखिए। PYQs जब आप देखेंगे उसमें टॉपिक वाइज PYQs दिए रहते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा किस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको लग रहा है मेरे इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत कम है, स्किप कर दीजिए, कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, बिल्कुल सोचिए मत। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा समझने में आधा दिन ज़्यादा लगेगा, लगा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये एक
मैंने सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। अब वील लुक इन अ ब्रीफ समरी एक देख लेते हैं, ठीक है। की टेक अवेज क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस वक्त करनी है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? आप एक A4 शीट लीजिए, उसको इस तरह 3 कॉलम बना के ऐसे फोल्ड करेंगे। मेरी एक शीट में मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं फोल्ड करके। मेरी कोशिश अब ये है कि मेरा एक सब्जेक्ट मेरा एक शीट पे आए ऑन वन साइड, छोटा छोटा लिख के 3 कॉलम आर मोर देन इनफ टू फिट इन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी साइड दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके मैं चाहती हूँ 4-5 शीट्स में मेरा पूरा ECE का सब कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए। ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए यूनिक है, आप किसी से कॉपी नहीं करेंगे, आप किसी और के नहीं लेंगे, आप बाज़ार से शॉर्ट नोट्स की बुक भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जो आपको हमेशा याद रहता है, वो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स ये सोच के नहीं बनाएंगे कि ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए। आप वो चीज़ें इसमें लिखेंगे जो आप भूलते हैं। अगर आपको एक बहुत टफ फॉर्मूला है पर आपको याद रहता है, सपोज नेटवर्क थ्योरी में स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है वो इन नोट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। आप बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रहता, ठीक है, वो इन नोट्स में जाएगा। V = IR आपको याद नहीं रहता तो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। दीज शुड बी यूनिक। अब एक और चीज़ जो आपको इन 3 महीनों में करनी है वो है अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो टेस्ट सीरीज से भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो हमें कोशिश करना है कि हम एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चंस 3 आवर्स में अटेम्प्ट करें। आप बोलोगे गेट में 65 भी होते हैं। ये 70 to 75 हम इसलिए अटेम्प्ट करें क्योंकि मे बी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले भी देखे होंगे, जब आप पढ़ाई की होगी, जब आपने प्रिपरेशन की होगी, कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन देखे हो सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम 3 आवर्स में प्रैक्टिस बनाए 70 to 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, करेक्ट। और हर बार क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे। शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या है? एक बार मैंने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मेरे से जो क्वेश्चंस आसानी से हो गए और आंसर सही निकला, उनको मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगी गेट से पहले, अब ठीक है, गेट के बाद भी क्यों ही देखूंगी, मैं शॉर्टलिस्ट करते जाऊंगी। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे उनको मैं अगली बार फिर देखूंगी, फिर जो क्वेश्चन हो गए उन्हें हटा दूंगी। एंड में मेरा एम ये है कि हर टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन खाली मेरे पास ऐसे बचे जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, वो जाएंगे मेरे शॉर्ट नोट्स में, उनके कंसेप्ट मेरे शॉर्ट नोट्स में जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास आराम से हो गए उन्हें मैं दोबारा नहीं देखूंगी, ठीक है। लास्ट के जो 10-15 दिन है, इन 3 महीनों में भी लास्ट के जो 10-15 दिन है वो स्ट्रिक्टली मुझे रखने हैं फुल सिलेबस टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करना, जिससे मेरी 3 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करने की, पेपर की जो पैटर्न होता है उसको समझने की, उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बने। मैं पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, फिर 1 मार्क के करना चाहती हूँ, मैं पहले जनरल एप्टीट्यूड लेना चाहती हूँ या मैं पहले टेक्निकल लेना चाहती हूँ, उसकी मेरी प्रैक्टिस बने, जिससे मैं फाइनल एग्जाम डे के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि एक सब्जेक्ट के लिए मुझे 7 दिन से ज़्यादा नहीं देने हैं। कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैक्सिमम 7 दिन है मेरे पास। उन 7 दिनों में मुझे क्या करना है, पहले दिन मुझे खाली लास्ट 2-3 ईयर्स के PYQs देखने हैं, लास्ट 2-3 सालों में कैसे क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं मैं उनको देखूंगी। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन 4-5 दिन लेके मैं उसके कोर टॉपिक्स पढ़ूंगी। मैं कहाँ से पढ़ूंगी वो कोर टॉपिक्स? या तो अपने नोट्स से पढ़ूंगी मैं, ठीक है। अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उन टॉपिक्स के वीडियोस को रेफर करूंगी, वीडियो लेक्चर्स को या फिर टेक्स्ट बुक्स को। क्यों ऐसा? क्योंकि वीडियो देखने में हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी जाती है, हमारी आईज थकती हैं। मैं स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहती हूँ इस वक्त, तो मैं वीडियोज़ को तभी रेफर करूंगी जब मुझे एब्सोल्युटली नेसेसरी लगे, क्योंकि उसमें पेस भी जो टीचर का है वो मे बी आपको सूट ना करे। मैं टेक्स्ट बुक बिल्कुल तब देखूंगी, बिल्कुल एंड में, जब मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। नहीं तो मैं ट्राई करूंगी कि अपने पोस्टर स्टडी मटेरियल से या फिर अपने नोट से ही मैं उस टॉपिक को प्रिपेयर करूँ, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मैं PYQs प्रैक्टिस करती रहूँगी। पहले दिन मैं खाली PYQs देख रही हूँ आइडिया लेने के लिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर कम ध्यान देना है। मैं जब 4-5 दिन उस सब्जेक्ट को पढ़ूँगी, मैं उसकी PYQ साइमल्टेनियसली सॉल्व
करूँगी, जिससे मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते रहे। एक लास्ट दिन मैं रखूँगी डाउट्स के लिए। वो डाउट्स मैं कहाँ से सॉल्व करूँगी, किस मेंटर को अप्रोच करना है, आपका कोई स्टडी ग्रुप है, कोई टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर डाउट्स को सॉल्व करूँगी। इस तरह हर सब्जेक्ट के लिए हमें 1 वीक देना है। अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए 1 वीक दो, आपके 8 सब्जेक्ट है तो भी आपके लिए 2 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है। 2 मंथ्स में आप अपना पूरा टेक्निकल निपटा सकते हो। लास्ट 10-15 डेज आप मॉक टेस्ट और FST अटेम्प्ट करो, फिर भी यू हैव 15 डेज टू स्पेयर फॉर इंजीनियरिंग, मैथ्स, फॉर जनरल एप्टीट्यूड, फॉर प्रिपेयरिंग एनी एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कशन, सब चीज़ों के लिए। ठीक है, क्या चीज़ मुझे नहीं करनी है, मैं एक साथ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या नहीं करनी है मुझे, कि कोई रिवीजन प्लान न बनाऊँ, ऐसा नहीं करना है। सी हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर रिवीजन इज, जब मैं एक सब्जेक्ट अपना पढ़ रही हूँ, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जब मैं पढ़ूंगी तो मैं पहले के लिए आधा दिन दूंगी रिवीजन के लिए। ठीक है, आपने फर्स्ट वीक था आपका, फर्स्ट वीक में आपने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया, एक सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर कर लिया। अब जब मैं सेकेंड वीक में हूँ, जब मेरा सेकेंड वीक चल रहा है, मैं दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करूँगी और साइमल्टेनियसली फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज करूँगी, पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करूँगी। सिमिलरली थर्ड वीक में मैं क्या करूँगी, तीसरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूँगी और दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करूँगी। रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो जो क्वेश्चंस जो PYQs फिल्टर किए थे ना, जो नहीं हुए थे, उनको बस प्रैक्टिस करना है, जिससे वो आगे फिल्टर हो सके। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, जो एक सब्जेक्ट एक शीट में, इसे पढ़ेंगे, PYQs करेंगे, बस। जब FST भी देंगे, मॉक भी देंगे, इसे पढ़ेंगे, वो करेंगे, बस। इतना काम आप 3 महीने सिंसियरली कर लीजिए, अपना विल पूरा वेल डिटर्मिन्ड रहिए, विल स्ट्रॉन्ग रखिए। आई गारंटी यू आपकी क्वालिफाई करना तो छोड़ो, अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। So that's it for my side, guys. If you like this video, please share it with your friends. Please subscribe to our channel for more content जो आप पसंद करेंगे, right? And if you have any particular topic in mind, अगर आपको कुछ particular counseling चाहिए, आप comments में लिख सकते हैं. We'll surely answer your questions. We'll surely try to make up more videos regarding same, right? Now this is my Telegram group. अगर आप लोग Telegram पे active है तो GATE 2020 एस्पिरेंट्स, ये मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, राइट? आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डाउट्स डिस्कस करने के लिए, कोई भी क्वेरीज, नॉर्मल एग्जाम्स रिलेटेड कुछ भी, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। अदर देन दैट, आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन कोरा. यू कैन फॉलो मी ऑन कोरा. यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. Thank you so much, guys. It was very lovely. I wish you all the very best for GATE 2021, and I hope to see your name in top 50 ranks. Thank you. Bye bye.